हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज एजुकेशनल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, और इसमें भी यानी कि एजुकेशनल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में यूजुअली किस तरीके के टॉपिक्स होते हैं वो भी एक बार देख लेंगे हम। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। सो देखिए, जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है स्पेशली स्कूल लेवल पे जब हम बात करते हैं तो किस किस तरीके की बातें होती हैं, किस किस तरीके के टॉपिक्स जो है वो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का टॉपिक ऐसा है कि थोड़े बहुत फैक्ट्स के अलावा आपको सिर्फ सोचना है। वो जो सोच के आप ठीक करेंगे कॉन्सेप्ट वाइज, वो मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट आंसर आपका मिलेगा। सो एजुकेशनल मैनेजमेंट में क्या होता है, एजुकेशन के लेवल पे जब आप मैनेज करते हैं कोई चीजें, या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कोई चीजें मैनेज करते हैं, तो वो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। सो मैनेजमेंट में सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड हो सकता है। सेंट्रलाइज्ड कैसे कि सेंट्रल लेवल पे, यानी पावर जो है वो सेंट्रलाइज्ड है किसी एक के हाथ में, यानी अपर लेवल पे। ये नहीं है कि डिसेंट्रलाइज्ड में क्या होगा कि पावर नीचे वाले लेवल को भी है। जैसे कि स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट जो है वो एक तरीका है डिसेंट्रलाइजेशन का, यानी कि आप उसमें क्या कर रहे हैं, जो स्कूल लेवल पे जो हैं स्टेक होल्डर्स, चाहे वो प्रिंसिपल हो या स्कूल की एसएमडीसी हो, एसएमसी हो, आप उनको क्या कर रहे हैं, पावर ट्रांसफर कर रहे हैं मैनेज करने की। और स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन का एक वे हो सकता है। और जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं या स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसका फायदा क्या होगा, क्योंकि स्कूल के लेवल पे चीजों की डिस्कशन हो रही है, बात हो रही है, तो बच्चों के बारे में वही लोग ज्यादा जानेंगे जो आसपास होंगे, उनके टीचर्स, प्रिंसिपल। तो उन लोगों को ज्यादा पता होगा बच्चों की नीड के बारे में, और किस तरीके से जो है वहां के उस एरिया के बच्चे जो है वो किस तरीके से अडेप्ट हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेके, लर्निंग को लेके। तो उससे क्या होगा, एक लर्निंग एनवायरमेंट बेटर क्रिएट कर सकते हैं हम स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट के थ्रू। सो ये चीज हो गई। स्कूल डेवलपमेंट प्लान, इसमें भी हम क्या, क्योंकि मैनेजमेंट की बात हो रही है तो आप मैनेज कर रहे हैं चीजों को, तो डेवलपमेंट में क्या हो जाएगा, आप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं क्वालिटी को। दूसरा जो है इसमें स्टेक होल्डर्स क्या क्या आ जाएंगे, हेडमास्टर, टीचर, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, एसएमडीसी, एसएमसीबीसी में इंक्लूड हो जाता है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब हम मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सो और स्पेसिफिकली नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, सो डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने ऑलरेडी जो है डिस्कशन कर लिया है, लास्ट वीडियो इसी के ऊपर थी। नेशनल और स्टेट लेवल की जब हम बात करें तो एक आपको फ्लो चार्ट सा दिख जाएगा, जहां पे क्या होगा, सबसे ऊपर एमएचआरडी है, यानी जिसको अब हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोल देते हैं, वो होगी। सो वो स्ट्रक्चर जो है ना कि किसके अंडर कौन काम करेगा, जैसे बीआरसीज क्या है, ब्लॉक लेवल पे है, वो हमने पढ़ा। क्लस्टर लेवल पे क्या हो जाएंगे, सीआरसीज, जो कि ब्लॉक के नीचे आएगा। एक ब्लॉक में ही हमने कुछ एक स्कूल्स का क्लस्टर बना दिया। स्कूल मैनेजमेंट स्कूल लेवल पे हो जाएगा। तो ऐसे ही नेशनल लेवल पे बहुत सारी वो हो सकती है, जैसे एनसीईआरटी है, एनसीटीई है, वो भी टीचर एजुकेशन के लिए क्या है, मैनेजमेंट के लिए ही है। सो वो जो एजुकेशनल बॉडीज हैं उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार डायरेक्ट जो है, क्योंकि ना इस टॉपिक में जो नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट आ गया, इसमें सारी की सारी एजुकेशनल बॉडीज इंक्लूड हो गई आपकी ऑटोमेटिकली, कि कौन सी एससीईआरटी है स्टेट लेवल पे, डाइट्स हैं, एनसीईआरटी है, एनसीटीई है, या फिर इंप्रूवमेंट के लिए जैसे नेक की होगी, या एक्रेडिटेशन बॉडीज हैं, वो सब चीजें इंक्लूड होंगी, और उन सब पे हम ऑलमोस्ट पे वीडियोस जो है ऑलरेडी बना चुके हैं। उसके बाद आता है ये बीआरसी और सीआरसी, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो एजुकेशनल मैनेजमेंट की अगर बात करें स्पेसिफिकली, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो उसमें कुछ एक फैक्चुअल चीजें आ जाती हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में किस किस तरीके के किसी ने मॉडल्स दिए हों, या एडमिनिस्ट्रेशन के 3 तरीके के टाइप्स होते हैं। डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट में क्या होगा, डेमोक्रेटिक में आप क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेसी होगी, मतलब जो जो वर्ड्स है ना इनके, सेंट्रलाइज्ड, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, तो जो इनका लिटरल मीनिंग है वैसे ही आपको क्या मिलेंगे इनके अंदर, जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो उसी तरीके के मिलेंगे। तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए, जब आप कोई एग्जाम दे रहे हैं इस लेवल तक पढ़ के, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का आंसर जो है इसका हो सकता है। ठीक है जी। अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। हु हेड्स एजुकेशन इन डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन हेड करता है एजुकेशन को, डीओ, बीओ, एईओ, सीईओ। सीईओ तो कंपनीज में होते हैं यूजुअली, एईओ असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर होगा, बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होगा, और डीओ क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन होगा, डीओ। तो ए जो है आंसर हो जाएगा।
ऑल द एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द, तो जो एलिमेंट्री स्कूल के टीचर्स हैं, यानी स्कूल में अगर कोई टीचर है तो वो किसके लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होंगे, यानी कि वो किसको रिपोर्ट करेंगे, आप ये लगा सकते हैं। डीओ को, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, हेडमास्टर को। ऑब्वियसली अब ये थोड़ा ना है कि हर स्कूल के जो टीचर्स हैं वो जाके डीओ को रिपोर्ट करेंगे। पेरेंट्स को ऑब्वियसली नहीं करेंगे, पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो सकते हैं लेकिन वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस चीज के लिए। स्टूडेंट्स को वो पढ़ाते हैं, उनके प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अलग तरीके की होगी। यहाँ पे क्या पूछा गया, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल। सो यानी कि वो डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करेंगे, तो वो हेडमास्टर को रिपोर्ट करेंगे। डी इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि एक होता है ना कि भाई वो चीज तो बेसिक है, वो आप सब में से मैं मान के चल रही हूँ पता ही होंगी कि वो स्ट्रक्चर क्या होगा। टीचर होता है, स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर होता है, नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं, उसके ऊपर हेडमास्टर जो है एलिमेंट्री लेवल पे होगा, प्रिंसिपल जो है वो सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी लेवल पे होगा। उसके बाद पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग और वो वाली चीजें हो गई। ब्लॉक लेवल पे बीओ हो गया, डीओ हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसके बाद जो है यूजीसी, एनसीईआरटी, तो वो हायर एजुकेशन के बेसिस पे तो वो क्या बढ़ता चला जाता है कि स्टेट लेवल पे एससीईआरटी हो गया। उसके बाद एजुकेशन ऊपर जो है उससे ऊपर नेशनल लेवल पे एनसीईआरटी हो गया। या फिर जब हमने राइट टू एजुकेशन के जो क्वेश्चंस किए थे, राइट टू एजुकेशन और एनसीएफ से रिलेटेड, तो उसमें हमने बहुत सारी चीजें कवर अप की थी। तो वो क्या है, वो सारी की सारी मिला के बेसिकली आपकी ओवरऑल जो आपने पढ़ा है, जो ऑब्जर्व किया है, वो चीजें अगर आपने ध्यान से देखी हैं तो आपका जो एजुकेशनल मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो आप जो है निकाल लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एडीपी इज बेसिकली एन एब्रिविएशन ऑफ, एडीपी की फुल फॉर्म जो है वो आपको बतानी है। एनुअल डिवीजन ऑफ परफॉर्मेंस, एनुअल डिबेटिंग प्रोग्राम, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एनुअल ड्यूटी प्रोग्राम। सो सी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। एनुअल यानी कि एक साल में, डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आप क्रिएट कर रहे हैं तो वो एडीपी होगा। एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू फ्यूल, तो फ्यूल के अकॉर्डिंग जो है वो कौन कितने लेवल, कितने एडमिनिस्ट्रेशन के एलिमेंट्स होते हैं या पार्ट जो उन्होंने डिस्कस किए हैं वो बताने हैं। 2, 4, 5 और 7, आंसर जो है वो 5 हो जाएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। देयर आर हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू ग्यूलिक एंड उर्विक, ग्यूलिक एंड उर्विक के अकॉर्डिंग कितने एलिमेंट्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, इसका आंसर जो है वो 7 हो जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए कि 7 कौन कौन से हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एकेडमिक फंक्शन ऑफ ब्लॉक रिसोर्स सेंटर इज, तो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर यानी जो बीआरसी हमने पढ़ा है उसका क्या होगा, रिसोर्स प्रोवाइड करना होगा। सो आंसर क्या हो जाएगा, बी अ सेंटर फॉर रिच मटेरियल एंड एम्पल रिसोर्सेज। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। BM बेसिकली स्टैंड्स फॉर, BM का मतलब क्या होता है, जब हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो बजट मटेरियल, बजट मैनुअल, बजट मॉनिटरिंग और बजट मनी। तो आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बजट मैनुअल। की आप मैनुअल मतलब एक रेडी कर रहे हैं ना कॉपी से कि कहाँ कहाँ क्या क्या खर्च है, वो वाली चीजें। तो बजट को मैनेज कर रहे हैं आप, बजट मैनुअल इसका क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म। फ्रॉम द फॉलोइंग हु इज द फादर ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी, ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी के फादर पूछा गया है, आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हेनरी फ्यूल। ये कई बार जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है जब एजुकेशनल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है। हु इज द फाउंडिंग फादर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ये था ऑपरेशनल मैनेजमेंट थियरी, और अब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के फादर की, फाउंडिंग फादर की। तो वो कौन हो जाएंगे, आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कर्ट लेविन। उसके बाद आता है फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट द टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन के मैंने 2 मिनट पहले बोला था कि 3 टाइप्स होते हैं। अब वो 3 टाइप्स में से कौन सा नहीं है, यानी जो चौथा है वो गलत है, तो कौन सा, ये नोट वाले जो क्वेश्चन है आप ध्यान रखिएगा। सो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इंस्ट्रक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेटिक, लेसेफेयर और अथॉरिटेरियन। ये तीनों के तीनों एडमिनिस्ट्रेशन के टाइप होते हैं कि आप किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक में क्या हो जाएगा कि आप दूसरों के व्यूज को भी अहमियत दे रहे हैं। लेसर फायर में, फेयर में, या जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी आप देख लीजिएगा, उसमें क्या हो जाएगा कि जो मन कर रहा है वो करें, फ्रीडम जो है वो काफी दी गई है। अथॉरिटेरियन में आप ऑटोक्रेटिक टाइप में, या फिर अथॉरिटी जो है कि पावर सेंट्रलाइज्ड है, वो हो जाएगा। अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ टीचिंग एंड क्लास मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली, क्या है वो, कंसल्टेटिव है, टीचर सेंट्रिक है, डेमोक्रेटिक है, स्टूडेंट साइड है। तो अथॉरिटेरियन जब स्टाइल ऑफ टीचिंग हो गया या आप क्लास मैनेज कर रहे हैं अथॉरिटेरियन वे में, तो अथॉरिटी है किसके पास, टीचर के पास, तो वो टीचर सेंट्रिक हो गया, आंसर जो है बी हो जाएगा।
Many educational institutions charge their fees separately from the tuition and also for the relevant stationery material. The latter sometimes amount to a substantial amount, यानी काफी अच्छा खासा अमाउंट जो है वो चार्ज करते हैं बहुत बार। तो वो जो स्टेशनरी मटेरियल पे रिलेटेड या फिर ट्यूशन फीस जो अलग से लगाई जाती है, तो वो चीजें जो हैं वो क्या, वो दिस पोजेज अ प्रॉब्लम टू। ये किस चीज की प्रॉब्लम दिखाते हैं कि किस वजह से वो इश्यूज आ रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। आपको पता ही होगा जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां पे बहुत हैवी फीस जो है वो ली जाती है। सो वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्व शिक्षा अभियान इसके ऊपर इश्यू उठा रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, इस वजह से ये इश्यूज हैं। डिसेमिनेशन ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेक्स्ट बुक्स, यानी कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं या जो स्टेट लेवल पे बुक्स क्रिएट की जाती हैं, जैसे एक होता है एनसीईआरटी की बुक्स, एक होता है स्टेट लेवल की जो एससीईआरटी की बुक्स होती हैं। सो उनका कोई इश्यू हो रहा है। एडमिशन फॉर द पुअर अंडर आरटीई 2009, तो ये जो आरटीई एक्ट है उससे रिलेटेड कोई इश्यू हो रहा है। अप्रोप्रिएटली अकाउंट विद स्टेट ऑफिशियल, या स्टेट ऑफिशियल की वजह से कोई इश्यू हो रहा है। सो यहाँ पे ओवरऑल अगर एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड देखें तो हमें राइट आंसर कभी नहीं मिलेगा, हमें अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना होता है। सो आंसर जो है वो सी हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो आरटीई एक्ट के अकॉर्डिंग ट्यूशन फीस या कैपिटेशन फीस जो हम बोलते हैं वो आप चार्ज नहीं कर सकते, तो वो भी की जा रही है, यानी कि आरटीई एक्ट जो है वो ढंग से लागू नहीं हो रहा है। Which of the following indicates the scope of educational management? तो educational management का scope क्या है या क्या मतलब होता है इसका? Discouraging students unrest, एडवर्टाइज अबाउट स्कूल अचीवमेंट, ये तो कोई तुक ही नहीं बनता कि आप स्कूल में जो अचीवमेंट हुई है उसको एडवर्टाइज करें, ये एजुकेशनल मैनेजमेंट का स्कोप है। प्रोवाइडिंग ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, मेंटेनिंग रिलीजियस आइडेंटिटी, तो ये क्या हो जाएगा, सी जो है वो आंसर हो जाएगा, प्रोवाइडिंग ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। की आप जब एजुकेशनल मैनेजमेंट की स्कोप की बात कर रहे हैं तो एजुकेशनल लेवल पे जो आप मैनेज कर रहे हैं चीजों को, जो रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं, तो वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ह्यूमन और मटीरियल दोनों टाइप के रिसोर्सेज। SMDCs are to be assisted in their work by which of the following committees? तो SMDCs अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको आंसर डेफिनेटली पता होगा। आंसर इसमें क्या है, SMDCs की दो सब कमेटी हमने पढ़ी थी, वो क्या होंगी, स्कूल बिल्डिंग कमेटी और एकेडमिक कमेटी, तो ये नाम आपको पता होने चाहिए। From the following which is not the characteristics of authoritative administration? authoritative हमने तीन टाइप पढ़े अभी एडमिनिस्ट्रेशन के, तो अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस तरीके से वर्क करेगा या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो नोट पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होगा, ऑब्वियसली ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। सप्रेसिंग द सबऑर्डिनेट्स, यानी कि अपने पास वाले या जो नीचे वाले लेवल पे हैं उनको क्या करना, सप्रेस करना, उनके ऊपर ऑर्डर्स चलाना। रूडनेस ऑब्वियसली अथॉरिटेटिव मैनर में हो सकती है। तो बी जो है शेयरिंग, या जो शेयरिंग वाला है वो मोस्टली डेमोक्रेटिक का जो है कैरेक्टरिस्टिक होगी, तो बी जो है इसका सही आंसर होगा। डाइट स्टैंड्स फॉर, तो एक तो ना आप जो ये डाइट है या जो फुल एब्रीवेशंस हैं और जो बहुत बेसिक एब्रीवेशंस हैं, कई बार हम टाइम आने पे जब एग्जाम में बैठेंगे तो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म भी भूल जाते हैं, और ये होता है, जेन्युइनली होता है। तो आप ये जो है एक बार चेक करके जाइएगा कि आपके दिमाग में वो सही हो, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे मिलेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कई बार ना क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। अब डाइट का क्या मतलब है, अगर आप टीचिंग के फील्ड में हैं और आपको डाइट नहीं पता तो फिर तो गड़बड़ है। यानी कि अब जो है आपको अच्छे से एक बार ये पढ़ के जानिए, ऑप्शंस उसको क्या बनाते हैं, टफ बनाते हैं क्वेश्चन को। सो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है वो इसका सही आंसर होगा। What does IEDC stands for? 1974 में आया था। IEDC पे भी एक वीडियो है, मैंने डाल रखी है ऑलरेडी। सो इसका क्या होगा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ये इसका सही आंसर होगा। अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इज बेसिकली बेस्ड ऑन, अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन किस पे बेस्ड है, नॉन इंटरफेरेंस पे, कि कोई इंटरफेरेंस नहीं, जो मन करे वो करो। डिक्टेटरशिप की जो है हम ही हैं वाली की ऑर्डर्स झाड़ना। फिर है म्यूचुअल शेयरिंग, कि आप शेयर करके चीजें कर रहे हैं, अपने आइडियाज को शेयर कर रहे हैं, एंड नन ऑफ द अबव, तो आंसर जो है वो बी हो जाएगा, डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन, तो डेमोक्रेटिक किस पे होगी, म्यूचुअल शेयरिंग पे, तो ये सी आंसर हो जाएगा। अब ये जो तीसरा टाइप है लेसेस फेयर एडमिनिस्ट्रेशन, ये किस पे बेस्ड होगा, ये इसका ए हो जाएगा, नॉन इंटरफेरेंस पे। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, मतलब इनका मतलब पता होना चाहिए, हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। डिटेल में कई बार वही चीजें रिपीट होती है, अगर आपको बेसिक मतलब पता है, मीनिंग पता है, सो कॉन्सेप्ट जो है वो कुछ हद तक इन चीजों में क्लियर हो गया होगा आपका। सो नॉन इंटरफेरेंस जो है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक रहेगी कि जो मन करे वो करो वाली सिचुएशन, कि आपको फ्रीडम दी गई है किसी चीज में, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे आपको कोई फ्रीडम दे रहा है।
द मेजर एंड चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? मेंटेन स्कूल रिकॉर्ड्स, वो तो ऑफिशियल वर्क हो गया, क्लर्क लेवल या फिर जो दूसरे लेवल का काम हो गया, प्रिंसिपल का नहीं होगा। हैंडल डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स, डिसिप्लिन से रिलेटेड, वो तो जो है वो जो फिजिकल के जो टीचर होते हैं या फिर जो डीपी जिनको हम बोल देते हैं, डिसिप्लिन के जो टीचर्स हैं वो हैंडल करेंगे, प्रिंसिपल का ये भी नहीं है। प्रोवाइड लीडरशिप इन द इंस्ट्रक्शनल प्लान, ये थोड़ा ठीक बेटर साउंड कर रहा है। ऑर्गेनाइज एंड एडमिनिस्टर द गाइडेंस प्रोग्राम, सो सी जो है वो इसका आंसर होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। लीडरशिप जो वर्ड है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और ऑब्वियसली जब आप प्रिंसिपल हैं स्कूल के तो आपका उत्तरदायित्व तो बनता है कि आप बाकी बच्चों को जो है वो ठीक से लेके चले, टीचर्स को लेके चले, तो वो लीडरशिप की काम जो है वो किसका, लीडरशिप का, प्रिंसिपल का है। तो आंसर सी हो जाएगा। फिर है सोलो, SOLO स्टैंड फॉर, किसके लिए स्टैंड करता है, क्या मतलब है इसका? 4 ऑप्शंस हैं, बताइएगा कौन सा है। आंसर ए हो जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम। अब देखिए सोलो अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम या स्ट्रक्चर ऑफ, ये दूसरा चेंज कर लीजिए ऑप्शन, स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटपुट लगा लीजिए। तो पॉइंट ये है कि बहुत छोटा सा डिफरेंस वो देते हैं आंसर्स में, इसलिए जो क्वेश्चंस के क्या हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है, हमें पता होते हुए भी। तो इसलिए जो एब्रीवेशंस हैं, स्पेशली जो एजुकेशनल बॉडीज की एब्रीवेशंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया था डाइट, NCERT, SCERT, या जो RTE एक्ट जब हमने क्वेश्चंस किए थे उनमें हमने जो चाइल्ड के प्रोटेक्शन के लिए SCPCR और NCPCR, तो ये फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, दीज आर वेरी बेसिक। The criticism most frequently leveled at school administration is that, तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की जब बात आती है तो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म वाली चीज क्या है? दे लाइक प्रेज, प्रेज अच्छी लगती है उन्हें, दे आर लेजी, दे डू नॉट नो टीचर, दे फेल टू प्रोवाइड लीडरशिप। तो बेसिकली क्रिटिसिज्म किस चीज का होगा कि वो लीडरशिप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं और सही से जो है मैनेजमेंट नहीं हो रही है। POSDCORB में CO जो है उसका क्या मतलब है? CO स्टैंड्स फॉर कलेक्शन, कोरिलेशन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेटिंग। तो पॉइंट ये कि इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो जरूरी है आपको ध्यान रखना जब आप एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट की बात करते हैं। ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो आंसर डी हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग। अब ये जो P का क्या मतलब है, O का क्या मतलब है, वो भी आपको पता होना चाहिए, और अगर आपको पता है तो आप अभी इस वीडियो को रोक के कमेंट कीजिएगा। बॉस इज राइट इज बेसिकली द फीचर ऑफ, तो किसका फीचर है ये, कौन से तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन का? सो देखिए हमें डेमोक्रेटिक में तो आइडियाज भी पूछे जाते हैं, तो इसमें क्या दी जाती है, फ्रीडम दी जाती है। अथॉरिटेटिव में क्या होगा, बॉस इज राइट, कि जो कह रहा है बॉस वही सही है, तो ये अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा। द स्कूल पॉलिसी शुड बी डिटरमाइंड बाय, स्कूल पॉलिसी किसके द्वारा बनाई जानी चाहिए, सिटीजन्स, हेडमास्टर, सिटीजन्स एंड एजुकेटर्स और प्रोफेशनल एजुकेटर्स। तो सिटीजन्स का भी रोल होता है और एजुकेटर जो पढ़ा रहा है उसका तो होगा ही, तो सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। विच इज नॉट ट्रू अबाउट अ लेसन प्लान, तो जो लेसन प्लान क्रिएट किया जाता है, यानी पढ़ाने से पहले जो लेसन प्लान आप एक बार क्रिएट करते हैं कि ये पढ़ाना है, तो वो उसका ट्रू फीचर क्या नहीं है। इट डेवलप्स अ कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली अगर आपने कोई चीज पहले से प्रिपेयर कर रखी है, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट होके सेमिनार भी दे रहे हैं, तो आप अगर उसको पहले से प्रिपेयर करेंगे तो बेटर कॉन्फिडेंट रहेंगे आप कि आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे कि हाँ मेरे को आता है, मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। इट हेल्प्स इन ऑर्डरली डिलीवरी ऑफ कंटेंट, यानी जो आप पढ़ा रहे हैं वो आप क्या करेंगे, एक स्टेप वाइज मैनर में जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि आप सीधा ही जो है एडवांस टॉपिक पढ़ाने लग गए। सो आप बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे ऑर्डर वे में। इट इज डेवलप बाय स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इसको डेवलप करते हैं। इट सेव्स फ्रॉम हैफेजर्ड टीचिंग, यानी जो हावड़ तावड़ बोल देते हैं ना जिसको, तो वो वाली की हड़बड़ाहट वाली टीचिंग जो है उससे बचाता है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू पूछा है इन्होंने, तो सी जो आंसर हो जाएगा, लेसन प्लान टीचर प्रिपेयर करता है उसके लेसन की डिलीवरी से पहले। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये PPT प्रिपेयर की, प्लान प्रिपेयर किया कि मुझे इस तरीके से, कि मुझे पहले जो है ये चीज समझानी है कि इसमें एजुकेशनल मैनेजमेंट में क्या चीजें आती हैं, फिर मुझे क्वेश्चंस पे शिफ्ट होना है और क्वेश्चन को भी ट्राई करना है जिस क्वेश्चन को आप डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने की जरूरत है और उसको कर पाए। वो क्या है, लेसन प्लान है। आप उस डिलीवरी का वे क्या हुआ, ऑर्डर्ड हुआ कि मुझे पहले पढ़ाना है फिर क्वेश्चंस कराने हैं। कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली होगा कि आपने वो चीज पढ़ ली है और आपको आती है, और इसीलिए क्या हो जाएगा, हड़बड़ाहट वाली टीचिंग से आप बचेंगे। लेकिन इसको टीचर प्लान करता है, स्टूडेंट्स नहीं करते। हाउ कैन वी मिनिमाइज द वीकनेसेस टू मेक द स्कूल मोर इफेक्टिव,
तो स्कूल मैनेजमेंट को या स्कूल को इफेक्टिव तरीके से चलाने के लिए हम कौन सी वीकनेस को हमें मिनिमाइज करना है, मतलब क्या तरीका हो सकता है, कैसे मैनेज करें? थ्रू मोटिवेशन, थ्रू प्रोफेशनल स्किल्स, थ्रू रिवार्ड, थ्रू पनिशमेंट। अभी अगर आपको पता हो तो हम पढ़ रहे हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सो उसके लिए भी पर्टिकुलर कोर्सेज होते हैं। तो प्रोफेशनल लेवल पे आपको आना चाहिए कि लीडरशिप कैसे करते हैं, कैसा होता है लीडर, और जो है कैसे मैनेज करना है चीजों को। और अगर मैनेजमेंट अच्छी होगी तो स्कूल जो है वो ज्यादा इफेक्टिवली रन कर पाएगा। तो थ्रू प्रोफेशनल स्किल्स जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। द मेजर प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग द स्कूल मैनेजमेंट इफेक्टिव इज, क्या प्रॉब्लम आ रही है जब हम स्कूल मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाना चाह रहे हैं? उसमें लिटरेसी रेट कम है, वीक मैनेजमेंट है, हाई ड्रॉप आउट्स हैं, या मिड डे मील स्कीम। तो देखिए मिड डे मील स्कीम का तो कोई तुक ही नहीं बनता। कई बार ऐसे ऑप्शंस जो हैं हमें ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। हो सकता है कई बच्चों को नहीं करते हो, कई को करते हो, तो ये ध्यान रखिएगा कि कई बार अब मिड डे मील का क्या लेना देना है मैनेजमेंट से, ठीक है। हाई ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, इस वजह से स्कूल मैनेज नहीं हो पा रहा है इफेक्टिवली? नहीं, वीक मैनेजमेंट है, आपको मैनेज करना ही नहीं आता इसलिए वो मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वीक मैनेजमेंट। तो आंसर बी हो जाएगा। फिर है हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ POSD CORB। तो ये मैंने अभी अभी पूछा था आपसे कि इसकी फुल फॉर्म या जो CO का मतलब क्या था, हमने कोऑर्डिनेटिंग पढ़ा था। तो ये किसने दिया है इस कॉन्सेप्ट को? तो ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा, लूथर ग्यूलिक और लिंडल यूरिक ने दिया है। और इसके ये 7 जो है, हमने एक क्वेश्चन भी किया था कि जो ग्यूलिक है या यूरिक है उन्होंने कितने एलिमेंट्स दिए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, तो उसमें हमने 7 आंसर किया था। तो ये वो 7 एलिमेंट्स हैं। P for planning, O for organizing, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। तो कई बार क्या होता है, हम CO देख के हम सोचते हैं C से कोई और वर्ड होगा और O से कोई और, लेकिन इसका कोऑर्डिनेटिंग है, ये ध्यान रखिएगा। गलती के चांसेस थोड़े से हो जाते हैं अगर मैं एज अ स्टूडेंट सोचूं तो। सो ये रहे हमारे 30 क्वेश्चंस, हमने कुछ चीजें डिस्कस की। आई होप आपका अभी एग्जाम्स जो हो रहे हैं, स्पेशली ओडिशा के जो टीचिंग एग्जाम्स चल रहे हैं, उसमें कुछ बच्चों का कहना था कि एजुकेशनल मैनेजमेंट पे बनाइए वीडियो। सो कल भी एग्जाम है बहुत बच्चों का, सो ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। बिना प्रेशर के अच्छे से दे के आइएगा, जो होएगा बाकी देखी जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो है आप कर ही दीजिएगा अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो।